शब्द से आनंद, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द से मरहम। शब्दों का संसार सबसे ज़्यादा निराला होता है क्योंकि इसमें जीवन के सभी रंगों का समावेश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने जीवन में शब्दों का चयन सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों के माध्यम से हमारे जीवन में उदासीनता छा जाती है, तो इन्हीं शब्दों से हमारे जीवन में उल्लास और उमंग का भी आगमन होता है। इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन। स्वीकार कीजिए कुलदीप का नमस्कार। और आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उनका भी शब्दों के साथ बड़ा खास तालमेल रहा है। आप एक महान कवि, लेखक और गीतकार होने के साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए ऐसे बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रवेंद्र पंडित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम। मैं किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में उपस्थिति के साथ 4 शब्द माँ शारदे के सम्मान में अवश्य बोलूँगा जी। एक घनाक्षरी छंद बोल देता हूँ कि सुनो वीणा पाणी जग माता कल्याणी देवी कर उपकार सदमति को प्रसार दे। और शब्द शब्द तुलसी कबीरा की जुबान बने मैया हर लेखुनी को ऐसा व्यवहार दे कि आत्मा का तार तारो अधरों का प्यार बने। गीत छंद मुक्तक को शुभ संचार दे। और मैया तेरे लाल संसारों में मिसाल बने। सोच को प्रवीण कर ज्ञान को संवार दे। सोच को प्रवीण कर ज्ञान को संवार दे। निश्चित रूप से माँ शारदे मेरी इन 4 पंक्तियों के बाद हम पर कृपा करेगी और हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या बात है, आपने आपकी मधुर आवाज़ में जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। तो बस अब आपका और हमारा अब ये बातचीत का सिलसिला अब यहाँ से शुरू होता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि एक साहित्यकार के रूप में आप अपना परिचय किस तरह देना पसंद करेंगे? मैं एक छोटा सा कलमकार हूँ और मूल रूप से मुझे गीतकार के रूप में जाना जाता है। अधिकांश मैंने गीत ही लिखे, मेरी लगभग 6000 रचनाएँ हैं। उनमें अधिकांश गीत हैं, कुछ गज़ल भी हैं, गीतकाएँ भी हैं, छंद हैं, मुक्तक हैं। और मेरे प्रारंभिक दौर मेरा बहुत ही शैशव काल में हो गया था कविता का जी। जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था। क्या बात तब है। से मुझे ये कविता का शौक़ है। शौक़ नहीं बोलूँगा मैं से, ये जन्मजात एक बात होती है, एक भाव होता है। हम अपने पिताजी के साथ कवि सम्मेलन सुनने जाया करते थे। बड़े कवि सम्मेलन उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े कवि आया करते थे। तो उस समय मैं उनके साथ किसी लालच से चला जाता था कि मूंगफली मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी, और उनकी गोद में सो जाता था। जब रात को आधा कवि सम्मेलन हो जाता था मुझे वो जगाते थे कि तुम आए हो तब से सो रहे हो। और जब मैं जगता था उस समय गीतकार पढ़ रहे होते थे, और गीतकारों की जब मैं गीत सुने तो उसी से मेरा प्रभाव मुझ पर पड़ा कि मैं गीतकार के रूप में ही अपने आप को स्थापित कर। और आज तक मैं वही स्थिति में हूँ, गीत लिखता हूँ और लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत बड़ा कलमकार तो नहीं हूँ। माँ शारदे ने जितनी कृपा की है वो आपके सम्मुख है। बहुत ही अच्छी बात रही कि आपने बताया आपके बारे में। ऐसा कहते हैं कि इंसान का बचपन इंसान के साथ हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इंसान के बचपन के अंदर बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई होती है। तो आपके जीवन की ऐसी कौन सी खट्टी मीठी यादें हैं जिन्हें याद करके आप आज भी रोमांचित हो उठते हैं? रोमांचित होने का सिर्फ एक ही कारण था। मैं जब लेखन करता था, कविता लिखता था, तो पिताजी कहते थे कि तुम्हारी एकेडमिक जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और मैं सहम जाता था क्योंकि मेरा मन था मैं लिखूं। और इस दिशा में मेरी माँ सदैव मेरी ढाल बनी। जब भी पिताजी मुझे डांटते थे तो ब्रजभाषा में वो बोलती थी कि कछु गलत काम तो ना कर रहो, लिखा पढ़ी को काम ही तो कर रहो है, कोई कविता ही तो लिख रहो, गिल्ली डंडा तो ना खेल रहो। इस तरह से वो ढाल बन करके मेरे सामने आ जाती थी। वो मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और मैं अपनी माँ को श्रेय देता हूँ कि मैं आज कुछ लिखने लायक हो पाया हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि अगर जब मतलब पिताजी डांटते हैं तो माँ अपने आंचल के अंदर छुपा लेती है, तो आपकी माँ ने भी आपका हमेशा पक्ष लिया। आपने अभी आगाज़ बहुत अच्छा किया था, तो ये जानना चाहेंगे कि लेखन कला क्षेत्र का आपके अंदर जो एक पुट आया, तो ऐसा वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि हाँ अब मुझे लेखन की कला में ही आगे बढ़ना चाहिए?
देखिए, कविता एक ऐसा विषय है जो कल्पना और यथार्थ के बीच में चलता है। कविता लिखी कल्पना में जाती है, लेकिन चित्रण यथार्थ का करती है, और यथार्थ और कल्पना को सामंजस्य हो जाता है। पानी को पानी कह दें, आँख को आँख कह दें, फूल को फूल कह दें, ये तो सभी कह देते हैं। कवि का विमर्श अलग होता है, विचार अलग होता है, वो थोड़ा बदल कर कहता है, वो सांकेतिक दृष्टि से कहता है, व्यंजना में कहने की कोशिश करता है। तो इस दिशा में मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। बिल्कुल। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। जब जब बहेंगे आंसू, जब जब बहेंगे आंसू, हम गंग जल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। अगला बंद देखें। नित रूठ ना मनाना, नित रूठ ना मनाना, तकता रहे जमाना। नैनों से प्रेम धन का टप टप झरे खजाना। नैनों से प्रेम धन का टप टप झरे खजाना। शब्दों को मान देंगे, शब्दों को मान देंगे, जो भी झरे अधर से। बातें कहो उन्हें तुम, हम तो गजल कहेंगे। बातें कहो उन्हें तुम, हम तो गजल कहेंगे। जब जब बहेंगे आंसू, हम गंग जल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। अगला बंद देखें इसका कि निर्बाध मिल रहे हो हर रोज कल्पनाओं में। निर्बाध मिल रहे हो हर रोज कल्पनाओं में। पल पल रमे हुए हो सांसों की व्यंजनाओं में। पल पल रमे हुए हो सांसों की व्यंजना में। हमने बना लिया है सपनों में एक घर, जो हमने बना लिया है सपनों का एक घर। जो कुटिया कहो उसे तुम, हम तो महल कहेंगे। कुटिया कहो उसे तुम, हम तो महल कहेंगे। आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। और अगली बात देखें इसमें कि चंदा सी छवि तुम्हारी जब जब निहारते हैं। चंदा सी छवि तुम्हारी जब जब निहारते हैं। तुमको नहीं सुनो हम खुद को पुकारते हैं। तुमको नहीं सुनो हम खुद को पुकारते हैं। ये सिंधु की सतह पर, मन सिंधु की सतह पर, चादर भले है शीतल, तल की खबर गरम है, हम तो अनल कहेंगे। तल की खबर गरम है, हम तो अनल कहेंगे। और अंतिम बात गीत की कि माना की दूरियों में मजबूरियाँ छुपी हैं। माना की दूरियों में मजबूरियाँ छुपी हैं। हलचल भरी धरा पर तन्हाइयाँ रुपी हैं। हलचल भरी धरा पर तन्हाइयाँ रुपी हैं। बंधन है आत्मा का, तन का विषय न समझो।
बंधन है आत्मा का, तन का विषय न समझो, इस प्रेम साधना को हम तो सफल कहेंगे, इस प्रेम साधना को हम तो सफल कहेंगे। जब जब झरेंगे आंसू, जब जब झरेंगे आंसू, हम गंग जल कहेंगे, आंखें कहो भले तुम, हम तो कमल कहेंगे। ये गीत एक व्यंजना में मैंने पढ़ा। क्या बात है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, और आपने जितना अच्छा गीत लिखा है वास्तव में सुन के बहुत अच्छा लगा, और साथ ही इस वक्त जो कार्यक्रम हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। कहा जाता है कि साहित्य में 9 रस होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा रस जीते हैं, या यूं कहूं कि आप सबसे ज़्यादा किस रस में लिखना पसंद करते हैं? रस का विषय आप निर्धारित नहीं कर सकते कि मैं इस ही रस में लिखूं, जाने कब कौन सा रस प्रकट हो जाए। घर में विवाद भी हो जाते हैं, पति और पत्नी का बड़ा ही प्रगाढ़ संबंध होता है, सब जानते हैं, लेकिन उनका प्रेम दिखाई नहीं देता, वो अंतःकरण में रहता है। प्रेयसी से प्रेम दिखाई देगा, कहीं पार्क में दिखे, कहीं कहीं दिखे, लेकिन पति और पत्नी का प्रेम अंतिम सीमा पर दिखाई देता है, और वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, इसका मतलब आपने पति और पत्नी के ऊपर कोई ना कोई एक बहुत अच्छी प्यारी सी रचना लिख रखी है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्यारे से दर्शकों के लिए वो रचना एक बार पेश करें। निश्चित रूप से। मैं थोड़ा सा मनोविनोद वाली बात समझे इसे आप, कि देखिए घर में बच्चे भी होते हैं, पति भी होती है, पति पत्नी सब में छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं, वो कैसे निभाते हैं। देखें, पत्नी में बहुत सारे रंग होते हैं जी, एक रंग नहीं होता। होली 7 रंग होती है बस, इसके अलावा पत्नी में क्या रंग होते हैं, मैं वो गीत आपको सुना देता हूं जी। एक पल अद्भुत मेल दिखाया, दूजे पल तकरार, शुभे तुम विविध रंग बौछार, शुभे तुम विविध रंग बौछार। एक पल अद्भुत मेल दिखाया, दूजे पल तकरार, शुभे तुम विविध रंग बौछार, शुभे तुम विविध रंग बौछार। पहली घटना देखें, बच्चों ने अनुशासन तोड़ा, तुमने आपा खोया, बच्चों ने अनुशासन तोड़ा, तुमने आपा खोया। चांटा लगा बड़े को छोटा, बिना पिटे ही रोया, चांटा लगा बड़े को छोटा, बिना पिटे ही रोया। एक पल में ही वत्सलवाणी हो गई कठिन कटार, शुभे तुम विविध रंग बौछार, शुभे तुम विविध रंग बौछार। अब देखिए, पति का भी जमीर तो होता ही है साहब, जी बिल्कुल, गुस्सा आ ही जाता है। ताने और उलाहने सुनकर जब जब सर चकराया, ताने और उलाहने सुनकर जब जब सर चकराया। हम भी कुछ कड़वा बोले जब क्रोध शीश चढ़ आया, हम भी कुछ कड़वा बोले जब क्रोध शीश चढ़ आया। दूजे पल ही बह निकली, दूजे पल ही बह निकली, अविरल आंसू की धार, शुभे तुम विविध रंग बौछार, शुभे तुम विविध रंग बौछार। और कई बार आपने देखा होगा, सामान्य सी बात है घरों में कि झगड़ा हो जाता तो बिना रोटी खाए चल देते हैं ऑफिस के लिए। गुस्से में भर भावुक होकर चले गए हम दफ्तर, भावुक होकर बिन कुछ खाए चले गए हम दफ्तर। शाम ढली तो मिली लगाती तुम देहरी के चक्कर,
चक्कर, शाम हुई तो मिली लगाती तुम देहरी के चक्कर। मुख पे झूठा क्रोध हृदय में छुपा प्रीत भंडार, सुबह तुम विविध रंग बौछार, सुबह तुम विविध रंग बौछार। और देखिए पत्नी का एक बहुत बड़ा गुण होता है साहब, थोड़ी सी अनबन होते ही सौ सौ दोष गिनाती, थोड़ी सी अनबन होते ही सौ सौ दोष गिनाती। दूजा यद एक शब्द कहे पल में भ्रकुटी तन जाती, दूजा यद एक शब्द कहे पल में भ्रकुटी तन जाती। अग्नि साक्षी, अग्नि साक्षी गठबंधन की महिमा अपरंपार, सुबह तुम विविध रंग बौछार। एक पल अद्भुत मेल दिखाया, दूजे पल तकरार, सुबह तुम विविध रंग बौछार, सुबह तुम विविध रंग बौछार। ऐसा जीवन हमें गृहस्थी जीवन में जीना पड़ता है जो प्रेम की पराकाष्ठा होता है। क्या बात है, आपने बड़ी ही खूबसूरत और साथ में अद्भुत रचना सुनाई। और साथ में मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम देख इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे होंगे, अगर कभी उनके घर में कोई तकरार होगी तो वो इस रचना के माध्यम से अपना आपसी झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मेरा तो यही प्रयास है, मेरे घर में भी शांति बनी रहे और ईश्वर सबके घरों में पति पत्नी का प्रेम यथावत रहे। अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान अपनी किसी विधा के अंदर महारत हासिल करता है तो उसके कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं, उसका कोई ना कोई आदर्श होता है। तो जब आप इस लेखन कला के क्षेत्र में आए तो आपके कौन प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी सबसे अच्छी किस खूबी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? जहाँ तक मैं अपने प्रेरणा स्रोत के विषय में बताता हूँ तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे स्रोत हैं, मेरे कान हैं। मैंने कवि सम्मेलनों को सुना, कविताओं को सुना, जो कविताएं मुझे अच्छी लगी उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ और मेरे अपने भाव भी प्रकट होने लगे और मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। उसके पश्चात बहुत सारे वरिष्ठ कविजनों के सानिध्य में आकर के मैंने बहुत सारी बारीकियां सीखी हैं। उनमें बहुत सारे कवि हैं, एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए एक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सारे के सारे प्रणम हैं जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। छंद के विषय में, अलंकार के विषय में जितना मैं सीख पाया उतना, संपूर्ण तो कोई भी नहीं पूरी धरातल पर। प्रेरणा स्रोत में किसी एक को नहीं मानता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए सीखना इंसान के जीवन में लगातार चलता रहता है क्योंकि सीखने की जो कड़ी है वो कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि इंसान अगर सीखता रहता है तो अपने जीवन में उन्नति करता ही चलता है। जैसा आपने शुरू में बताया, ब्रज भाषा के अंदर आपके पिताजी अक्सर आपको डांटा करते थे क्योंकि ब्रज भाषा के अंदर भी आपने बहुत सारे छंद और साथ में रचनाएं लिखी हैं। जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है ब्रज भाषा में लिखना। तो आपकी कोई एक ऐसी पसंदीदा कोई रचना ब्रज भाषा की जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? देखो साहब, ब्रज भाषा में ही बोलूँगा। मैं ब्रजवासी भी हूँ और ब्रजभाषी भी हूँ। कर्मस्थली अवश्य मेरी मेवात अलवर से है। ब्रज में तो कोई भी बात होती है ना, आपको कोई डांटेगा भी तो ऐसा लगा प्यार से डांट रहा है। जी बिल्कुल। तो मैं ब्रज में जो होली होती है ना, बरसाने में, उसका चित्र देता हूँ, उसके एक दो बंद में आपको प्रस्तुत कर देता हूँ जी। क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एक तरफ ग्वाल वाल ढाल लेकर खड़े हुए हैं, एक तरफ लाठियाँ लेकर के ब्रजनारियाँ खड़ी हुई हैं। और मैंने भगवान को, श्री कृष्ण को चंद्र की उपाधि दी है। ब्रजभाषा में एक छंद प्रस्तुत है कि होरी खेले ब्रज चंदू बीरज में है के, होरी खेले ब्रज चंदू बीरज में है के, घर घर आनंद बीरज में है के, घर घर आनंद बीरज में है के, होरी खेले ब्रज चंद बिरज में है के, घर घर आनंद
बिरज में के। पहला दृश्य देखें, इत ठाड़े ले ढाल ग्वाल उतलठिया ले ब्रज नारी, इत ठाड़े ले ढाल ग्वाल उतलठिया ले ब्रज नारी, कर सो लठियन की वर्षा अधुरन सो मीठी गारी, कर सो लठियन की वर्षा अधुरन सो मीठी गारी, खन कतु कटी बंधु बिरज में के। करदनी खनकती है जब लाठियां चलाती हैं, खन कतु कटी बंधु बिरज में के, होरी खेले ब्रज चंदु बिरज में के, गली गली घूमत हुरियारे पीटत ढोल नगारे, गली गली घूमत हुरियारे पीटत ढोल नगारे, कछु मस्तन ने लोट कीच में खुद के चीर बिगारे, कछु मस्तन ने लोट कीच में खुद के चीर बिगारे, ब्रज रज मकुरंद बिरज में के, ये है रज मकुरंद बिरज में के। और देखो कुछ लोग जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं उनकी इच्छा नहीं मरती, शरीर जवाब देता है, इच्छा नहीं मरती है। तब देखें कि बूढ़े बड़े बैठ देहरी पे निगाह दूर तक डारे, बूढ़े बड़े बैठ देहरी पे निगाह दूर तक डारे, तन सो हार मार मन को कान्हा को नाम उचारे, तन सो हार मार मन को कान्हा को नाम उचारे, बल दे यदुनंद बिरज में के, बल दे यदुनंद बिरज में के। और कुछ आलसी लोग होते हैं, होली हो रही है घर में और पूरा गांव होली मस्त है और वो घर में खाट में पड़े हुए, तो उनकी औरतें क्या कहती हैं ब्रजभाषा में गाली देखिए। होरी खेले ब्रज चंद बिरज में के। और देखिए अंतिम बंद भगवान के घर का, कि दाऊ नाचे जसमत नाचे नाचे कुंज बिहारी, दाऊ नाचे जसमत नाचे नाचे कुंज बिहारी, ठुमकत देख नंद बाबा को हंसे लोग दे तारी, ठुमकत देख नंद बाबा को हंसे लोग दे तारी, गुंजत मृदु छंद बिरज में के, गुंजत मृदु छंद बिरज में के, होरी खेले ब्रज चंद बिरज में के, घर घर आनंद बिरज में के। बहुत लंबा गीत है, मैंने इसको छोटा करके सुनाया, लेकिन प्रस्तुत किया कि भगवान के श्री चरणों में मैं अपने ब्रजमंडल की झांकी को प्रस्तुत कर पाऊं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ही, आपने बहुत प्यारा गीत सुनाया और साथ में हम सबको बहुत ही अच्छा लगा। अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है, अगर उसके परिवार का साथ होता है तो इंसान अपनी कामयाबी की मंजिल को बहुत जल्दी पा लेता है, अन्यथा उसे थोड़ा समय लगता है। तो आपके परिवार का आपके इस सफ़र के अंदर कितना सहयोग रहा, और साथ में सबसे ज़्यादा किस सदस्य ने आपके इस लेखन क्षेत्र को मतलब प्रोत्साहित किया? देखिए ये बड़ा ही हास्यास्पद प्रश्न हो जाता है जी, कि जब मैं अच्छा लिखता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, लोग तारीफ करते हैं तो वो मन ही मन में खुश हो लेते हैं। आज तक मेरे सामने मेरे एक चाचा जी के अलावा किसी ने ये तारीफ नहीं की कि यार तुम बहुत अच्छा लिखते हो, खूब नाम कमा रहे हो। पीछे से पड़ोसी बढ़ाई करते हैं कि आपकी पत्नी तारीफ कर रही थी, आपके बच्चे तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब मैं सामने होता हूं तो और तो कोई काम नहीं, घर का काम तो आप कुछ करते नहीं, सिर्फ कविता लिखते रहो, गाते रहो, बस और क्या। लेकिन ये भी मोटिवेशन तो है अप्रत्यक्ष रूप से। जी, हमारे गुरुजनों ने ये कहा है कि किसी की प्रशंसा करोगे तो उसका विकास रुक जाएगा। किसी का यदि विकास रोकना हो तो उसकी मिथ्या प्रशंसा शुरू कर दो, या फिर सच्ची भी प्रशंसा करो अति की सीमा तक। इसीलिए किसी की भी प्रशंसा बहुत नाप तोल कर करनी चाहिए, अन्यथा उसका विकास निश्चित रूप से रुक जाएगा।
बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि इंसान को अपने जीवन में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बताया, आप आते हैं मेवात क्षेत्र से। एक लाइन है, कहा जाता है कि बेटे भाग्य से मिलते हैं और साथ में बेटियां सौभाग्य से मिलती है। जिन लोगों का सौभाग्य बड़ा प्रबल होता है उनके घर में ही बेटियों का अवतार होता है, पर लेकिन लिंग अनुपात की दृष्टि से देखें तो वहाँ पे बेटियों की संख्या काफ़ी कम है। इस विषय में एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में आपके क्या विचार हैं? देखिए, समय बहुत तेजी से बदल रहा है और भ्रूण हत्या वाली बातें, जितनी भी बातें आप और हम कर रहे हैं आज की तारीख में, हो रही हैं निश्चित रूप से, लेकिन बहुत सुधार है। बच्चियों की इतनी ज़रूरत समाज को महसूस हो रही है कि आदमी अब बच्ची की चाह न रखने लगा है कि मेरे घर में बेटी होनी चाहिए। ये स्थिति पैदा हो गई है। वो समय अब धीरे धीरे जा रहा है। जिसके घर में बेटी नहीं है उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। बच्चे कंवारे घूम रहे, शादी के लिए बेटियां नहीं हैं, और अगर बेटियां हैं तो वो इतनी योग्य हैं कि उनके योग्य बेटे नहीं है। तो हमने अपने पाँव में एक कुल्हाड़ी मारी है। अब हमें महसूस हो रहा है, मेवात क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में मैं देख रहा हूँ स्थिति, कि हम लोग अब बेटियों की तरफ झुकाव हमारा हो गया है कि इनके बिना देश का निर्वहन नहीं है, संसार का निर्वहन नहीं। गीतकार के तौर के ऊपर आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं बेटियों के ऊपर, और अक्सर कहा जाता है कि इंसान प्रेमी के लिए लिखता है, प्रेमिका के लिए लिखता है, क्योंकि जो प्रेम रस होता है उसी के ऊपर इंसान लिखता है। पर आपने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे छंद अलग तरीके से भी लिखे हैं, तो उनमें से एक प्यारा सा छंद जो आपने बेटियों के लिखा हो वो आप गुनगुनाएं। निश्चित रूप से मैं बहन और बेटी दोनों को मिक्स करके एक चीज बोल देता हूँ जी। देखिए, किसी श्रृंगार पर प्रेयसी का संपूर्ण अधिकार नहीं है जी। मैंने एक गीत लिखा जिसमें बहन का श्रृंगार लिखा। एक चित्र मेरे सामने आया, 16 श्रृंगार करे हुए गौरवर्णा बैठी हुई है विदा की स्थिति में। पापी मन ने कलम उठाई, 4 लाइन लिख दी। शाम को ग्लानि हुई कि इस तस्वीर में बहन भी तो हो सकती है। सुबह लिखते हैं कि घुंघराले कुंतल, गीत लिख दूं या लिखूं गजल। पहले ये लिखा, फिर आत्मग्लानि हुई, ना ये मेरी बहन भी तो हो सकती है। तो हमारे यहाँ सिस्टम है कि अंतपुर में शादी के फेरों के बाद अंतपुर में बहन बैठी रहती है और बड़ा भाई जाता है, गोद में लेकर आता है, डोली तक छोड़ कर आता है। तो अब उसका श्रृंगार मैंने उस गीत में लिखा। देखिए आप, एक मुक्तक पढ़ता हूं बेटी के नाम। फूलों की खुशबू चंदासी, उजली किरण दुलारी तुम, नयन बिंदु के आंचल में पल पल लगती सुखकारी तुम। कोमल मन के एहसासों में, कोमल मन के एहसासों में जित देखूं तो तुम ही तुम। यूं तो प्राण बहुत प्यारे हैं, यूं तो प्राण बहुत प्यारे हैं, पर प्राणों से प्यारी तुम। यूं तो प्राण बहुत प्यारे हैं, पर प्राणों से प्यारी तुम। अब मैं बहन का श्रृंगार शुरू करता हूँ। भाई अंतपुर में गया बहन को लेने, 16 श्रृंगार करे हुए बैठी हुई है, फेरे हो चुके हैं कि बस उसको विदा होना है। तो एक मूक प्रश्न भाई के लिए छोड़ देती है आंखों ही आंखों में, अब तक तुम थे, पिताजी थे, माँ थी, अब मेरा क्या होगा, मैं तो विदा हो रही हूं। तब देखें गीत, भाई का जवाब गीत के माध्यम से। अब तो बहना प्यारा दूल्हा राजा तुझे संभालेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा राजा तुझे संभालेगा। बुरी नजर से आंखों का ये काजल तुझे बचा लेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा। पहला बंद, तेरे हाथों की मेहंदी है लक्ष्मी सा श्रृंगार लिए। तेरे हाथों की मेहंदी है लक्ष्मी सा श्रृंगार लिए। इन हाथों से जलते आए रोज खुशी के यहाँ दिए। जब खुशियाँ कम होंगी कुछ दिन ये घर तुझे बुला लेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा राजा तुझे संभालेगा। अब तो बहना प्यारा दूल्हा।
तेरी डोली सजी हुई है, कड़ी विदा की आई है। तेरी डोली सजी हुई है, कड़ी विदा की आई है। उधर मिलन तो इधर विरह की गूंज रही शहनाई है। उधर मिलन तो इधर विरह की गूंज रही शहनाई है। भारी मन से तेरा भैया, भारी मन से तेरा भैया, डोली तेरी उठा लेगा अब तो बहना प्यारा दूल्हा। अगली बात देखें, गौरवर्णा है। तेरे उजले तन से रोशन कैसे ये घर अब होगा। तेरे उजले तन से रोशन कैसे ये घर अब होगा। जब गुड़िया तू नहीं दिखेगी, जब लाड़ो तू नहीं दिखेगी, सचमुच बड़ा गजब होगा। जब लाड़ो तू नहीं दिखेगी, सचमुच बड़ा गजब होगा। दिल से चाहे दूर रहे तू, दिल से चाहे दूर रहे, पर मन से कौन निकालेगा अब तो बहना प्यारा दूल्हा। तेरी मेरी स्नेह पुस्तिका जब जब ये मन खोलेगा। तेरी मेरी, बहन भाई की लड़ाई होती है चोटी खींच के। हाँ, तेरी मेरी स्नेह पुस्तिका जब जब ये मन खोलेगा। तेरी चोटी याद आएगी तब तब बचपन बोलेगा। तेरी चोटी याद आएगी तब तब बचपन बोलेगा। डांट तेरे हिस्से की भैया, डांट तेरे हिस्से की भैया, बिना शिकायत खा लेगा अब तो बहना प्यारा। और अंतिम बात, किसी भी मजहब में बहन बहन ही होती है, भाई भाई होता है, पिता पिता होता है, माता माता ही होती है। तो इस बात को भी थोड़ा सा इस गीत में स्पष्ट करने की कोशिश की है कि क्रिसमस, ईद, दिवाली या बैसाखी का दिन आएगा। क्रिसमस, ईद, दिवाली या बैसाखी का दिन आएगा। याद बहुत आएगी तू जब राखी का दिन आएगा। याद बहुत आएगी तू जब राखी का दिन आएगा। सूनी पड़ी कलाई भैया, सूनी पड़ी कलाई भैया, रो रो कर सहला लेगा अब तो बहना प्यारा दूल्हा, राजा तुझे संभालेगा। बुरी नजर से आंखों का ये काजल तुझे बचा लेगा अब तो बहना प्यारा दूल्हा। ये श्रृंगार बहन पर लिखा। कैसा लगा? क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छा गीत सुनाया जो कि बहन के ऊपर लिखा है, क्योंकि अक्सर कवि या लेखक सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर लिखते हैं, पर आपकी रचना वास्तव में बहुत अद्भुत है। और वैसे ही इस बात पे मैं दो पंक्तियां अर्ज करना चाहूँगा। कहते हैं, मैं विरह की वेदना लिखूं या पायल की झनकार लिखूं, मैं विरह की वेदना लिखूं या पायल की झनकार लिखूं, तुम ही बताओ कैसे मैं थोड़े से शब्दों में मेरी बहना मेरे दिल की हाल बयां करूं। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि भाई और बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है और बहुत ही प्यारी रचना आपने सुनाई। एक कलाकार के लिए श्रोताओं का, जो उसके दर्शक लोग होते हैं, उनके द्वारा दिया गया प्यार, सम्मान या तालियां उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। कभी किसी मंच संचालन के दौरान या कभी अपनी काव्य रचना के दौरान जब आप काव्य पाठ कर रहे थे, कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो जो आपको आज तक याद हो और आपको लगता है कि ये इससे बेस्ट कोई कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता? देखिए, अभी वर्तमान की बात है, महाराणा प्रताप जयंती के समय की बात है। मैं काव्य पाठ कर रहा था और मैं अंतिम कवि से ठीक पहले मेरा नंबर आया था काव्य पाठ करने का। तो मैं एक गीत पढ़ रहा था उस वक्त, और वो बेटी का गीत था निश्चित रूप से। लाइट चली गई, लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे, और बीच में लाइट चली गई, लेकिन मैंने उस वक्त धैर्य नहीं खोया और पूरा गीत पढ़ता रहा, पूरे जोशो खरोश के साथ पढ़ता रहा। तो मेरे को बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि लाइट चली गई है और श्रोताओं में अरुचि जागृत हो गई है। लाइट जाने का मतलब है पंखा भी बंद हो जाता है। श्रोताओं ने पूरी रिदम के साथ तालियां लगातार बजाई। उस गीत की एक पंक्ति में आपको सुना देता हूँ,
आपको पता जी, चलेगा बिल्कुल। ताली कैसे बजी होंगी वो। बेटी को जगाने का गीत है। बेटी जो छोटी सी बेटी है उसको पलने में सोई है, उसको जगा रहे हैं हम। अच्छा। तो होता कि जाग दुलारी जाग लाडो प्यारी जाग, जाग दुलारी जाग अरुण ने टेरा है, ऐसे तालियां बज रही थी और पूरे गीत पर तालियां बजी आखिर तक। तो यदि कवि मन से लिखे और श्रोता आपसे जुड़ जावे तो ये लाइट वाइट महत्व तो नहीं रखती। मैंने बारिशों में भी देखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, श्रोता छुप जाते हैं इधर उधर। लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम भी देखे हैं किसी बड़े कवि को कविता पढ़ते समय कि हल्की हल्की बारिश का उन श्रोताओं पर कोई असर नहीं पड़ता, पूरी कविता। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि जब कवि या कोई लेखक अपने मंच के ऊपर से अपनी काव्य रचना, काव्य पाठ करता है तो उसके शब्दों के अंदर जो तारतम्यता होती है, अगर वो सीधे जनता से जुड़ती है तो वो काव्य पाठ बड़ा ही अच्छा होता है। निश्चित रूप से। बाल्यकाल से आप लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इस दौरान बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो इस यात्रा के सफ़र को आप हमारे साथ किस तरह से बांटना चाहेंगे? देखिए, पुरस्कार प्रेम का स्वरूप होता है, कविता का प्रतिफल है, अहंकार का इससे कोई संबंध नहीं होता। लोगों ने आपकी कविता को पसंद किया, आपके चिंतन को पसंद किया, आपको पुरस्कार मिले। मुझे ब्रजभाषा विभूषण पुरस्कार भी मिला, मुझे काव्य कलाधर पुरस्कार भी मिला, मुझे आगमन गौरव सम्मान मिला, मुझे काव्य गौरव सम्मान मिला। ऐसे बहुत सारे होंगे, कम से कम गिन नहीं सकता मैं, 10 से 15 तो निश्चित रूप से होने चाहिए। वो सम्मान मिले, उन सम्मानों के मेरे लिए बहुत महत्व है, बहुत ही महत्व है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन ज़्यादा और कम का इससे कोई मतलब नहीं है। एक सम्मान भी 1000 के बराबर होता है यदि हृदय से दिया गया हो। आपने बात बिल्कुल सही कही कि देखिए, सम्मान सम्मान होता है और साथ में सम्मान का कोई मोल नहीं होता। सम्मान जब मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, बस वो आत्मीयता से मिले। आज आप हमारे साथ में आए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं और साथ में गीत हमें सुनाए, इसके लिए आपका एक बार पुनः दिल से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ आपको कि आपने इस शो के माध्यम से बहुत प्यारी रचनाएं सुनाई हैं। और साथ में आप जैसा जानते हैं कि घड़ी की सुइयां अब हमें इशारा दे रही है, अब हमारे चलने का भी वक्त हो गया है। पर जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अब आप आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और साथ ही दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, आइए और हमसे जुड़िए फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से। और बहुत जल्दी मिलेंगे फिर आपसे, फिर एक अगले शो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।